नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ और पीसीएस के लिए एक श्रृंखला शुरू किए हैं विश्व के भूगोल की। और विश्व के भूगोल की श्रृंखला में हम लोगों ने एक टॉपिक कल शुरू किया था और उसमें हम लोग सातों महाद्वीप, पांचों महासागर, अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, इन सबसे जो बेसिकली सवाल बन सकते थे उसको हम लोगों ने देखा था। और आज यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल कई तरीके से पूछते हैं और पूरे भूगोल के एक तरीके से कह सकते हैं जलवायु प्रदेश की, विश्व के भूगोल की जान है हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं से जहाँ पर जलवायु संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो वहीं पर देशांतर रेखाओं से समय संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। आज की हमारी टॉपिक है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इन्हीं रेखाओं को आज हमको पढ़ना है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर, या पृथ्वी पर तो वास्तव में है नहीं, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों वास्तविक रेखाएं ना होकर ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। शुरू करते हैं। ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है ये वास्तव में ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। ये दोनों रेखाएं हैं काल्पनिक रेखाएं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं और काल्पनिक होने का कारण ये है कि ये पृथ्वी पर नहीं है बल्कि हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ग्लोब पर, नक्शे पर इनको खींचा है। ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं बल्कि ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये जो अक्षांश रेखा है इससे एक सवाल पूछा हुआ है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किस दिशा में खींची जाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में खींचे जाते हैं, में खींचे जाते हैं। लेकिन इनका जो विस्तार होता है, लेकिन इनका या इन रेखाओं का विस्तार, इन रेखाओं का विस्तार, इन रेखाओं का विस्तार होता है उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। इनका विस्तार उत्तरी अक्षांश, इनका विस्तार उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में होता है। दक्षिणी अक्षांश में होता है। इनका विस्तार उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में होता है। कैसे होता है थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में होता है। चलिए समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऊपर दिशा होगी उत्तर और नीचे दिशा होगी दक्षिण। इस साइड दिशा होगी पूर्व और इस साइड दिशा होगी
पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पर अगर हम कोई रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचते हैं तो ये रेखा कौन सी रेखा होगी? अक्षांश रेखा। ये रेखा हो गई अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश रेखा हम लोग नीचे भी खींचते हैं, ऊपर भी खींचते हैं। खींची तो जाती है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दिशा में, लेकिन इनका विस्तार खींचते हुए या तो हम लोग ऊपर उत्तर में जाते हैं या तो हम लोग नीचे दक्षिण में जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा में या पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं, लेकिन इनका विस्तार किधर से होता है? या तो उत्तरी अक्षांश में होता है या तो दक्षिणी अक्षांश में। इसीलिए कहा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में लिखी जाती हैं और दक्षिणी अक्षांश के रेखा के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब समझ में आ रहा है? जब हम उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखा, और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इन अक्षांश रेखाओं से निर्धारण किसका होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इन अक्षांश रेखाओं से इन अक्षांश रेखाओं से विश्व इन अक्षांश रेखाओं से विश्व या किसी भी देश की जलवायु किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। जलवायु का निर्धारण होता है ठीक। अक्षांश रेखाओं से किसका निर्धारण होता है? तो अक्षांश रेखाओं से निर्धारण किया जाता है जलवायु प्रदेशों का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में कितने जलवायु प्रदेश हैं तो विश्व में जलवायु प्रदेशों की संख्या है 12। विश्व में 12 जलवायु प्रदेश हैं और इन जलवायु प्रदेशों का जो विभाजन है, जो निर्धारण है, वो किस रेखा के आधार पर हुआ है? तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर हुआ है। जैसे 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में हम क्या बोलते हैं? विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश, एक जलवायु प्रदेश हुआ। इसी तरीके से करके 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पूर्व में मानसूनी जलवायु प्रदेश है, मध्य में सवाना है, पश्चिम में मरुस्थली है। इससे ऊपर चलेंगे तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पूर्व में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है, मध्य में स्टेपी है, पश्चिम में चलेंगे तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मिलेगा। मतलब इसी प्रकार करके अक्षांश रेखाओं की सहायता से विश्व को हम लोगों ने कितने जलवायु प्रदेश में बांटा है? 12 जलवायु प्रदेश। विश्व में जलवायु प्रदेशों की संख्या है 12 और इन 12 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किस आधार पर हुआ है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर। और एक चीज समझते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दो अक्षांश रेखाओं के बीच दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बीच के स्थान को या क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है कटिबंध। इसको हम क्या बोलते हैं? कटिबंध, या इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं जोन। कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कुल कितनी दूरी होती है? अक्षांश रेखाओं के बीच में 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के
जब हम नीचे 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींचेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा, चाहे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो यहाँ पर 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। ठीक, और ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है दोनों रेखाओं के बीच में, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, स्थान है, उस स्थान को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कटिबंध। और इनके बीच की जो दूरी है, उस दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। क्लियर हुआ? एक बार और समझते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, दो रेखाओं को हम लोग पढ़ते हैं, और इन दोनों रेखाओं में से अक्षांश रेखाओं को किस दिशा में खींचा गया है ग्लोब पर? या तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, या तो पूरब से पश्चिम दिशा में खींचा गया है, लेकिन इनका विस्तार होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में। और अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही विश्व में या किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध या जोन। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर दूरी की बात की जाए, तो इस दूरी की ये दूरी कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, यहाँ से सवाल पूछता है कि यदि किसी देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक हो, यदि किसी देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक हो तो वहाँ पर क्या होगा? यदि किसी देश का देशांतरी विस्तार अधिक हो तो वहाँ पर क्या होगा? जब किसी देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है तो उस देश में जो जलवायु है वह जलवायु अधिक विभिन्नता वाली होती है। मतलब जितनी अधिक अक्षांश रेखाएं, जितना अधिक अक्षांशीय विस्तार, उतना ही अधिक यहाँ पर पाया जाएगा किसी भी देश में जलवायु प्रदेश। जैसे अगर लंबाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो अक्षांशीय विस्तार है, आपने नाम सुना होगा या एटलस में देखा होगा, ब्राज़ील एक देश है और चिली एक देश है जिनका अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक है। तो जब किसी देश का अक्षांशीय विस्तार, मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार या दक्षिण से उत्तर का विस्तार अधिक होता है, तो उस देश में जलवायु प्रदेश भी क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होंगे। लेकिन अगर किसी देश का देशांतरी विस्तार अधिक है, देशांतरी विस्तार अधिक होने का मतलब क्या है? देशांतरीय विस्तार अधिक होने का मतलब है उस देश का पूर्व या पश्चिम में जो विस्तार होता है वो अधिक होता है। और जब किसी देश का देशांतरीय विस्तार अधिक होगा तो उस देश में जो समय जोन है, टाइम जोन है, उसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे कि हमारा रूस है, रूस का देशांतरी विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में बहुत अधिक है, तो वहाँ पर टाइम जोन की संख्या भी क्या है? अधिक है। उसी प्रकार से हमारा अक्षांश रेखा है, हमारी अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा का जितना अधिक विस्तार होगा किसी देश में, वहाँ पर जलवायु की विभिन्नता ही उतनी ही अधिक होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और समझते हैं। अक्षांश रेखा के आधार पर गोलार्ध कौन कौन से होंगे? अक्षांश रेखा के आधार पर अगर गोलार्ध की बात की जाए तो दो गोलार्ध होंगे। अक्षांश रेखा के आधार पर, अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं। पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, और ये दो गोलार्ध कौन कौन से होंगे? पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, और ये दो गोलार्ध कौन से हैं? तो एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों गोलार्धों का निर्धारण किस रेखा के आधार पर हुआ है? तो हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। ऐसे ही कटिबंधों का निर्धारण भी किस रेखा के आधार पर हुआ है? अक्षांश रेखा के आधार पर। और कटिबंध में आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर मिलता है उष्ण कटिबंध, कहीं पर मिलता है उपोष्ण कटिबंध, कहीं पर मिलता है शीतोष्ण कटिबंध, कहीं पर मिलता है शीत कटिबंध।
तो अक्षांश रेखा के आधार पर कटबंधों की संख्या भी अलग है। और यहाँ पर अक्षांश रेखा के आधार पर गोलार्ध दो हैं पृथ्वी पर, एक होगा उत्तरी गोलार्ध और एक होगा दक्षिणी गोलार्ध। कैसे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पृथ्वी बनाया और यहाँ पर बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींच देते हैं। एक अक्षांश रेखा खींच दिया और इसको नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश। तो इस रेखा के ऊपर चलेंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से नीचे चलेंगे तो हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार से एक सवाल और बनता है कि देशांतर रेखाओं के आधार पर गोलार्ध कितने होंगे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर हम बीचों बीच खींच देते हैं तो देशांतर रेखा के आधार पर भी गोलार्धों की संख्या हो जाएगी 2। एक हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध और एक हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर या देशांतर रेखा के आधार पर गोलार्ध होंगे 2, एक होगा पूर्वी एक होगा पश्चिमी। उसी प्रकार से अक्षांश रेखा के आधार पर गोलार्धों की संख्या होगी 2, एक होगा उत्तरी और एक होगा दक्षिणी। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के आधार पर गोलार्ध कितने होंगे, तो फिर हम बोलेंगे गोलार्ध होंगे 4। कौन कौन से, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर गोलार्धों की संख्या हो जाएगी 4। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है कि अक्षांश रेखा के आधार पर गोलार्धों की संख्या है 2, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। और अक्षांश रेखा के ही आधार पर किसका निर्धारण होता है, जलवायु प्रदेश या कटिबंधों का निर्धारण होता है। अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में खींचे जाते हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा में खींचे जाते हैं, उत्तर दिशा में खींची जाते हैं, खींची जाती हैं। ये तो एक प्रोसेस हो गया खींचने का। लेकिन इनका विस्तार किधर से किधर होगा, तो इनके विस्तार को अगर देखा जाए, लेकिन देशांतर रेखाओं का विस्तार, देशांतर रेखाओं का अगर विस्तार देखा जाए तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। इनका विस्तार या तो पूर्वी देशांतर में होगा या तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हम ग्लोब बनाए या पृथ्वी बनाए और यहाँ पर ऊपर से रेखा खींच दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ से जब हम पूर्व में चलेंगे तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। और जब हम पूर्वी गोलार्ध में रेखाओं को खींचेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा। पश्चिमी गोलार्ध में खींचेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं हमेशा खींची जाती हैं पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर में, और अक्षांश रेखाएं हमेशा खींची जाती हैं उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में। यहाँ से सवाल कई बार पूछा हुआ है कि पूछता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और यहाँ पर आपको रेखाओं को दे सकता है कि जैसे मान लो सपोज दैट क्वेश्चन में दे दिया कि 65 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। अगर बोल दिया कि क्या ये कथन सही है 65 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, तो अगर उत्तरी लगा तो हम क्या लगाएंगे, अक्षांश लगाएंगे, दक्षिणी लगा तो अक्षांश लगाएंगे। लेकिन इसी को अगर हम बोल दें कि 65 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो फिर हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम बोल दें 65 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा,
तो फिर यहीं पर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखा हमेशा होती है या तो उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश में, या तो देशांतर रेखा हमारा होगी हमेशा या तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन देशांतर रेखाओं से क्या किया जाता है, इन देशांतर रेखाओं से देशांतर रेखाओं से देशांतर रेखाओं से विश्व या किसी भी देश, विश्व या किसी भी देश के समय का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो चाहे विश्व के समय की बात की जाए, चाहे किसी देश के समय की बात की जाए, सबका निर्धारण किस रेखा से होगा, देशांतर रेखा से। अब अलग अलग देशों की मानक समय रेखा अलग है। जैसे भारत के हम लोग पढ़ते हैं, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, विश्व की मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो उसी प्रकार से कहा गया है यहाँ पर कि देशांतर रेखाओं से हम चाहे पूरे विश्व के समय का निर्धारण कर सकते हैं या तो किसी देश के समय का निर्धारण किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, कटिबंध। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच के स्थान को, के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गोर, या इसी को गोरे भी कहा जाता है, गोर या गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को या क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, गोर या गोरे। जैसे यहाँ पर ये हमारा ग्लोब है और ऊपर से हमने खींच दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी में खींच दिया आगे, मान लीजिए खींच देते हैं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जब 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो बीच का स्थान पूरा होगा, इस पूरे बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, गोरे या गोरे। और इनके बीच का ये जो स्थान है, इसकी दूरी की अगर बात की जाए तो फिर ये दूरी है 113.32 किलोमीटर। जैसे कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111.13 किलोमीटर है। लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं, दो देशांतर रेखाओं के आधार पर, दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। और इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को कुल कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। जैसे जब हम देशांतर का सवाल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में समय कितना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, 4 मिनट, या कितना का अंतर होता है, 4 मिनट। और दूरी की बात की जाए तो दूरी कुल कितनी है, 111.32 किलोमीटर। समझ में आया होगा। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। क्लियर हुआ। अब यहीं से एक सवाल और पूछता है कि जब हम एक ग्लोब पर एक ही साथ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों खींचते हैं, जब हम एक ही ग्लोब पर अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों खींचते हैं
तो फिर वहाँ पर जो एक संरचना बनेगी उस संरचना को क्या बोलेंगे? तो उस संरचना को हम बोलते हैं ग्रिड। और ये ग्रिड बनती कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बनाया एक ग्लोब और इस पर खींच दिया इस तरीके से अक्षांश रेखा। यहाँ पर इस तरीके से हमने किया, क्या खींचा? अक्षांश रेखा। ये हो गई पूरी अक्षांश रेखा। और फिर इसी पर हमने ऊपर से खींच दिया देशांतर रेखा। इसी पर हमने ऊपर से खींच दिया देशांतर रेखा। इस तरीके से कई सारी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच में यहाँ पर ये जो खाली रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को मतलब दो अक्षांश रेखाएं और दो देशांतर रेखाएं या दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड कहते हैं। दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। और ग्रिड तब बनेगा जब हम एक ही ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को खींचें। जब हम एक ही ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को खींचते हैं तो फिर किसका निर्माण होता है? ग्रिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आप याद रखिएगा। जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? कटिबंध। दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? गोरे या गोरे। और दो अक्षांश तथा दो देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? ग्रिड। या अक्षांश और देशांतर रेखाओं से निर्मित संरचना को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक सवाल और बनता है, उसको थोड़ा सा समझिएगा कि देशांतर रेखाओं के से जब हम देशांतर रेखा वाले पोर्शन में जब हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं तो क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा एक फिगर बनाना है और समझिएगा ध्यान से। जैसे ये बनाया हमने एक ग्लोब, ठीक, और इस ग्लोब पर हमने खींचा 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस पर हमने खींचा 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा के आधार पर गोलार्ध कितने हुए? 2। एक होगा हमारा पूर्वी गोलार्ध और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। एक होगा पूर्वी गोलार्ध और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएमटी रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएमटी रेखा। और जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों पड़ा? क्योंकि यह रेखा ब्रिटेन के लंदन में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? ग्रीनविच। स्थान का नाम क्या है? ग्रीनविच। और ग्रीनविच से गुजरने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है और यह स्थान है कहाँ पर? ब्रिटेन के लंदन में, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है या जो जीएमटी है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? विश्व की मानक समय रेखा। विश्व की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कहा जाता है। विश्व की मानक समय रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे विश्व के समय का निर्धारण किस रेखा से होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। विश्व की मानक समय रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि विश्व के समय का निर्धारण, विश्व के समय का निर्धारण, विश्व के समय का निर्धारण इसी रेखा से होता है। इसी रेखा से होता है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम क्या बोलते हैं? जीएमटी रेखा। या इसी को हिंदी में एक नाम और देते हैं, प्रधान यामयोत्तर रेखा। जीएमटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक नाम और देते हैं इसी को, और इसका नाम क्या है? प्रधान यामयोत्तर रेखा।
इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। इतना क्लियर हुआ? एक बार फिर से इसको समझते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है, इस 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं GMT। GMT का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। और GMT ही पूरे विश्व की मानक समय रेखा है, क्योंकि इसी समय रेखा से पूरे विश्व के समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। और एक चीज़ यहीं पर समझते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा से जब हम पूर्वी गोलार्ध में चलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ते हैं, तो समय जो होता है, इस समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस समय में क्या होगी? वृद्धि होती है। और जब हम पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, तो फिर इसी समय में क्या होगी? कमी आती है। समय में फिर क्या होती है? कमी आती है। कैसे? यहाँ से खूब विधिवत सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो समय में हमेशा वृद्धि होगी। और जब हम 0 डिग्री से पश्चिम में चलेंगे, तो समय में हमेशा कमी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वी गोलार्ध एक दिन पीछे होता है, सॉरी, पश्चिमी गोलार्ध एक दिन पीछे होता है और पूर्वी गोलार्ध एक दिन आगे होता है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में समय कितना होता है? कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। और ये जो दूरी होती है, ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। और इस दूरी को तय करने में पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट। तो इसी को कहा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। और इसी 4 मिनट को आधार बनाकर हम लोग बहुत सारे सवालों को लगाते हैं। अभी हम भी 1-2 सवाल को प्रैक्टिस करवा देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो पहले इतना आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको नोट करिए, और नोट करके फिर हम आगे चलते हैं। इसी देशांतर रेखा की एक टॉपिक और है, और इस टॉपिक में हम लोग लगाएंगे सवाल कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है और किस तरीके से सवाल बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देशांतर रेखा पर से जो सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे देशांतर रेखा से समय से संबंधित सवाल पूछता है। जैसे यदि, सवाल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 7 AM का समय हो रहा हो, 7 AM का समय हो रहा हो, का समय हो रहा हो, तो ठीक उसी समय, तो ठीक उसी समय, ठीक उसी समय 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा? देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? समय क्या होगा? ठीक, ये हो गया हमारा सवाल।
अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया पृथ्वी, और इस पर हमने खींचा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। यहाँ पर समय किस पर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, और ये समय कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय दिया है सुबह के 7 बजे। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह का 7 AM हो रहा हो तो ठीक उसी समय 25 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं निशान। इधर हो जाएगा हमारा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर और इधर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ई मतलब ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, और डब्लू मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिमी देशांतर। चलिए देखते हैं। समय दिया है 0 डिग्री देशांतर पर और ये समय कितना है 7 AM, और पूछ रहा है, एक पूछा है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और दूसरा पूछा है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। 25 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, जब भी कोई सवाल लगाएंगे देशांतर का तो यहाँ पर हम हर हाल में याद रखेंगे कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच, 2 देशांतर रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच 4 मिनट का, 4 मिनट का क्या होता है, अंतर होता है, या 4 मिनट का अंतराल होता है। 4 मिनट का क्या होता है, अंतराल होता है। अब यहाँ पर सवाल कैसे लगाएंगे, जब 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है तो यहाँ पर कितनी डिग्री देशांतर दिया है, 25 डिग्री देशांतर दिया है। जितनी डिग्री देशांतर पर समय दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 25 गुणे 4। जब 25 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 100 मिनट। यहाँ पर कितना मिनट आया, 100 मिनट। और जब हम 100 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमको देना होगा 60 से भाग, या नॉर्मली अगर आता हो तो आप ऐसे लिख लीजिए। 100 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ठीक वैसे ही 30 डिग्री देशांतर है। 30 डिग्री देशांतर में हम 30 से गुणा करेंगे 4 का, और ये आएगा टोटल 4 × 12 120 मिनट। और जब हम 120 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 2 घंटा, और ये हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। मतलब जब हम 0 डिग्री से 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर चलेंगे तो हमको कितना मिनट ऐड करना होगा, 40 मिनट। और जब हम 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर चलेंगे तो हमको कितना माइनस करना होगा, 2 घंटे। ये प्लस माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में चलते हैं तो समय में वृद्धि होती है, और जब हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं तो समय में कमी होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, 0 डिग्री देशांतर पर 7 बज रहा है तो ठीक उसी समय 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, तो हम 1 घंटा 40 मिनट को किस में ऐड करेंगे, 7 घंटा 40 मिनट। जब हम 7 बजे में ऐड करेंगे तो 7 बजे में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8:40 मिनट। तो जिस समय 0 डिग्री देशांतर पर समय हो रहा होगा 7 बजे, उसी समय 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय हो रहा होगा सुबह में 8:40 मिनट। और जब हम पश्चिमी गोलार्ध में चलेंगे, पश्चिमी डिग्री देशांतर मतलब 30 डिग्री देशांतर पर, तो यहाँ पर कितना समय आया है, 2 घंटा। लेकिन ये 2 घंटा 7 में से क्या करेंगे, माइनस, मतलब
उस समय जो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, यहाँ पर समय कितना होगा, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सुबह के 5 AM। कितना हो जाएगा, सुबह के 5 AM। इसी तरीके से इसमें सवाल पूछता है कि 0 डिग्री देशांतर पर समय दिया हो तो इतने डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा, ठीक उसी समय। तो एक बार इसको और समझते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं तो 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, या 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना दिया होता है जहाँ पर पूछता है उसमें हम 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब हम 25 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 100 मिनट, और 100 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। और 4 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतराल कितना होता है, तो 4 मिनट का, इसीलिए इसमें गुणा किया जाता है 4 का। और जब हम 25 में 4 का गुणा करेंगे तो मिनट में आएगा 100 मिनट, और घंटे में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। ठीक वैसे ही 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर चलेंगे तो 30 में गुणा करेंगे 4 का, तो यहाँ पर मिनट आएगा 120 मिनट। और जब इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 घंटा। अब यहाँ पर देखेंगे 7 से जब हम पूरब में चलेंगे, मतलब 0 डिग्री देशांतर से पूरब में चलेंगे, तो जो समय आएगा उसको हम 7 में ऐड करेंगे। और जब हम पश्चिम में चलेंगे तो 7 में से उस समय को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 7 बजे में हम 1 घंटा 40 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 1 8 और 40 मिनट, मतलब 8:40। और जब हम पीछे चलेंगे तो वहाँ पर 2 घंटा हम करेंगे माइनस, और 2 घंटा माइनस करेंगे तो ये 7 से हो जाएगा 5 AM। 7 से कितना हो जाएगा, 5 AM। तो इसी प्रकार से आपको देशांतर में सवाल पूछे जाते हैं। और ये तो नॉर्मली सवाल है, इसमें बहुत प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर करके सवाल पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारी पूरी श्रृंखला में बने रहिएगा। और हमारी अपनी कोचिंग का टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, यूट्यूब पर तो हम लोग हैं ही। तो आप RO के पेपर तक लगातार बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।